मंत्री जी खड़े हुए और बोल दिए कि सिर्फ हिंदुओं को नौकरी दो, मुसलमानों को नौकरी ना दो, तो इसका क्या संदेश जाएगा समाज में? अरे भाई, इन मुसलमानों का क्या करेंगे आप? नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, एक तरफ भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करती है, बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े कसीदे पढ़ती है कि हम हिंदुस्तान को अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और सभी हिंदुओं को सुरक्षा देंगे। इसी बीच जो नीतीश राणे जो महाराष्ट्र में मंत्री हैं, उनकी ओर से बयान सामने आता है कि जो कॉर्पोरेट जिहाद है उसको हटाया जाएगा और अब जो कॉर्पोरेट सेक्टर में सिर्फ हिंदुओं को ही नौकरी दी जाएगी और उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि इसी सरकार में, इसी भाजपा सरकार में शंकराचार्य हो गए बड़े बड़े, जैसे कि हमने देखा कि खबरें निकलकर सामने आई कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से उन्हीं से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया है। भाजपा के इसी दोहरे चरित्र पर आज हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो में बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी के साथ और जानेंगे कि आखिर नीतीश राणे के इस बयान पर उनकी क्या राय है और वो इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। धन्यवाद आकांक्षा, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, कोई धर्मांतरण का ये मामला, ये मुद्दा कोई नया नहीं है। खासकर जब जब कहीं इलेक्शन आते हैं, चुनाव आते हैं, तो ये मुद्दा गरमा जाता है। जाहिर सी बात है, इस तरह के मुद्दे लगातार आने से कौन सी पार्टी को फायदा होता है, कौन सी पार्टी को नुकसान होता है, ये भी जाहिर है। और आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि तमाम चीजें चुनाव से पहले ही ये तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 12-13 साल से भारत में है और कई राज्यों में भी है। महाराष्ट्र में जहां से वो मंत्री बयान दे रहे हैं, वहां भी अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनके पास कोई आंकड़े रखने को नहीं है कि ये इतने आंकड़े रखें कि हमने ये किया है, हमने ये विकास किया है, ये दूसरे चीजें की है। ये हिंदू धर्म की और इस तरह की चीजें लेके आते हैं ताकि मामला विवादित हो और उसका हमें सियासी फायदा मिल सके। अभी 2 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है। आसाम में वोटिंग हो चुकी है और पश्चिम बंगाल में वोटिंग होनी है। जो वो सीमा का राज्य है, बॉर्डर का राज्य है, हिंदू मुस्लिम बाहुल्य राज्य है। दोनों की भावनाएं, धार्मिक भावनाएं भी वहां पे एक दूसरे से जुड़ी हुई है और उस पर वोटिंग होती है बड़ी तादाद में। तो भारतीय जनता पार्टी तमाम सावधान दंडभेद कर रही है, एक तो ये है। लेकिन हम ये बात कह के इस मामले को नहीं इग्नोर कर सकते कि धर्मांतरण का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और हैरानी तब होती है कि टाटा जैसी बड़ी कंपनी, टाटा जैसा बड़ा ग्रुप और TCS जो है बहुत सम्मानित कंपनी है, भारत की बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है, उसके अंदर अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो वो बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि उसमें अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो माना जाता है कि वो हाई क्वालिफाई है। वहां कोई ऐसी छोटी मोटी नौकरी नहीं है कि कोई लेबर की नौकरी है, कोई क्लर्क की नौकरी है या कोई दूसरी चीज की नौकरी है। वो बड़ा महत्वपूर्ण संस्थान है। TCS में टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड जो है, वो बहुत बड़ी कंपनी है टाटा की। उसमें बड़ी हाई सैलरी लोगों की है, कई लोगों का सपना होता है उसमें काम करना। अगर ऐसे संस्थान से इस तरह की खबरें आ रही हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात ये है, जो खबरें आ रही हैं कि वहां पे कई लोगों को अरेस्ट किया गया है, कई सारी FIR की है, वहां TCS वाले मामले में भी की है, इसके अलावा भी की है, कई लोगों को जांच हो रही है। तो पुलिस अपनी जांच कर रही है, जांच करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये सियासी लोग सियासी नफे नुकसान के लिए ये किसी समाज को भी झोंक सकते हैं आग में, ये अपने निजी फायदे के लिए किसी व्यक्ति को भी झोंक सकते हैं, इनको कोई किसी संस्थान को भी झोंक सकते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस मुद्दे से किसको फर्क पड़ेगा? आपका कहना ये है, मंत्री जी खड़े हुए और बोल दिए कि सिर्फ हिंदुओं को नौकरी दो, मुसलमानों को नौकरी ना दो, तो इसका क्या संदेश जाएगा समाज में? क्या करेंगे आप? क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, इन मुसलमानों का क्या करेंगे आप? आप कैसे करेंगे कि हम इनको नौकरी देंगे, इनको नौकरी नहीं देंगे? आप तो बोल रहे थे कि हमारी सरकार आएगी, हम इनको पाकिस्तान भेज देंगे, हम यहाँ भेज देंगे। कितनों को आपने भेजा? तो ये सिर्फ जो है चुनावी मुद्दे हैं, चुनावी हथकंडे हैं। चुनाव खत्म हो जाएंगे तो फिर मामला शांत हो जाएगा। हाँ, इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती है, प्रशासन अपना संज्ञान लेता है उस पर, वो उस पर डिसीजन करता है। आपको याद होगा, आपके उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का एक बड़ा मामला आया था। मामले के बाद फिर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, किसी को नहीं पता। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नहीं पूछा कि भाई क्या हुआ उस मामला। वो लोकसभा चुनाव के दौरान आया था, आपको याद होगा।
तो उसके बाद क्या हुआ उस मामले में? क्या किसी मिनिस्टर ने, क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस मुद्दे पे ये चीजें चल रही हैं? तो ये आप समझ लीजिए कि ये चुनावी हथकंडे हैं और चुनाव में नफे नुकसान के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं। और ये खाली भारतीय जनता पार्टी को ही हम बोले ऐसा नहीं है, तमाम पार्टी हैं। ओवैसी दिन ओवैसी क्या करते हैं? वो हर स्टेट में जाके क्या फैलाते हैं? वो हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं, ये मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, दोनों को अपना उल्लू सीधा हो जाता है और जनता पिसती है। इससे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, दूसरे जो सड़कों के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, वो दब जाते हैं और इस तरह के मुद्दों पर बहस छिड़ जाती है। हम और आप भी उसी मुद्दे पे कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि कितने शिक्षा संस्थान बंद हो गए उत्तर प्रदेश में, कितने अस्पताल बंद हो रहे हैं, लोगों की क्या हालत है। पिछले 8 साल में, 9 साल में योगी जी ने कितने सरकारी हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में बनाए, इसकी हम लोग समीक्षा करें। 2 बड़े हॉस्पिटल बने हैं पिछले दिनों में नोएडा जैसी जगह में। एक जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना है वो राष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन किया, निजी हॉस्पिटल का। अभी कुछ दिन पहले कपिल देव का हॉस्पिटल बना है नोएडा में, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगीनाथ ने किया। तो आप क्या प्राइवेट जो हॉस्पिटल बन रहे हैं उनके फीते काटते फिर रहे हैं और सरकारी अस्पतालों की हालत खराब कर रहे हैं हम, तो देश को किधर ले जा रहे हैं आप निजीकरण कर रहे हैं चीजों का। सेम थिंग शिक्षा संस्थान में हो रहा है। जो सरकारी शिक्षा संस्थान है उनको बर्बाद करो और निजी शिक्षा को बढ़ावा दो, इस एजेंडे पे आप चल रहे हैं। तो इसलिए ये है कि ये सियासी फायदे के लिए, सियासी नफे नुकसान के लिए तमाम सियासी दल इस तरह की चीजें करते हैं। इसलिए ये मुद्दे बंद हो जाएंगे या ये मुद्दे बहुत पूर्ण हो जाएंगे, इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इतने बड़े संस्थान में इतने बड़े पढ़े लिखे लोग, इस तरह की चीजें अगर यहाँ आती हैं, ये जरूर चिंता का विषय है। इस पर ध्यान देने योग्य बात है कि इस पर खाली प्रशासन ही ध्यान नहीं दे, इस पर समाज के लोग भी ध्यान दें और इस पर टाटा ग्रुप को भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये चीजें हो क्यों रही है। जी आकांक्षा। जी सर, बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि ध्यान समाज को भी देना चाहिए और टाटा ग्रुप को भी देना चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई ऐसे मजदूर वर्ग के लोग नहीं पहुंचे थे, पढ़े लिखे लोग पहुंचे थे। लेकिन सवाल सर फिर से वहीं पे आ जाता है कि जहां पर हमें बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, इस पर बातचीत करनी चाहिए, कैसे हम देश को आगे ले जाएं, कैसे हम युवाओं को नौकरी दें, इस पर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन घूम फिर के भाजपा की रणनीति, उनकी राजनीति धर्म पर ही आ जाती है। अभी हमने देखा था कि जब महाराष्ट्र में चुनाव थे तब यहाँ से उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं वहां पर प्रचार अभियान करने के लिए। वहां भी उन्होंने भी बटोगे तो कटोगे का नारा दे दिया था। तो घूम फिर के ये रणनीति सिर्फ भाजपा के अंदर ही क्यों, हिंदू धर्म की? क्या ये आसान हो गया है देश को धर्म के नाम पर बांटना उनके लिए, या फिर इसमें जनता की भी गलती अगर हम कहें तो है, बहुत बड़ी है कि अगर वो धर्म के नाम पर बट जा रहे हैं। लेकिन किस तरीके से उनकी जो पूरी प्लानिंग है, जो रणनीति है, वो भाजपा सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लेकर के ही क्यों लेकर आकर खड़ी हो जाती है? क्या रणनीति इतनी कमजोर हो चुकी है भाजपा की? देखिए आकांक्षा, अगर आप देखें, जनता को बरगलाना, जनता के बीच में चुनावी दौरान जुमलेबाजी कर देना, इसमें भारतीय जनता पार्टी निपुण है। और जनता जो है, जनता मूर्ख बनने को तैयार है, बस बनाने वाला चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है। देश हित में क्या है, हमारे हित में क्या है, समाज हित में क्या है, इस बात की जानकारी, इस बात की समझ कितने लोगों को है? क्या इसमें वोटर की गलती नहीं है? जब चुनाव होता है तो वोटर किस आधार पर वोट करता है? वो हमारी जाति का है, इसलिए हम उसको वोट कर रहे हैं, चाहे आपके सामने कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी बिहार में इलेक्शन हुआ और एक लड़की, वो मेरे ख्याल से 25-26 साल की है और उसको कोई अनुभव किसी राजनीति का, किसी चीज का नहीं है। बहुत अच्छा गाना गाती है, म्यूजिक की उसको जानकारी है। और उसके सामने जो किसी दूसरी पार्टी का या कोई शायद निर्दलीय लड़ रहा था, बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको जनता ने नकार दिया और उस लड़की को चुनाव जिता दिया, क्योंकि वो गायक है, फेमस है और वो हमारी जाति की है, इसलिए हम उसको वोट दे रहे हैं। तो ये तो जनता का हाल है। तो उस जनता की क्या बात करें? अब बात जनता की हो ही नहीं सकती। जनता तो अंग्रेजों के टाइम पे भी थी। जनता उस टाइम जो है 35 से 40 करोड़ थी और अंग्रेज 1 लाख भी नहीं थे, तो जनता तो उनका सामना नहीं कर पाएगी। किस जनता की बात हम करते हैं? लेकिन बात यह है कि जनता को बरगलाना आसान है, बस उसको बरगलाने वाला चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने वो नस समझ ली है पब्लिक की, वो नस दबाती रहती है। कभी मंदिर का मुद्दा ले आओ, कभी हिंदू का मुद्दा ले आओ, कभी कोई दूसरे मुद्दे उलझा दो। अब आप पार्लियामेंट में देखिए,
भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, महिलाओं को हम पार्टियों में, सरकार में, विधानसभा में, लोकसभा में उनको लाना चाहते हैं। कौन रोक रहा है? 2023 में बिल पास हो गया, लागू कर दीजिए, इसी से अभी शुरू करिए। लेकिन इसकी आड़ में आपको परिसीमन करना है, परिसीमन में आपको गड़बड़ियां करनी है। अरे भाई 2011 की जो जनसंख्या काउंटिंग हुई थी, अभी चल रही है, आप कह रहे हैं 26 में चल रही है, इसको पूरा होने दीजिए, उसके बाद लागू कीजिए, क्या जल्दी है? लेकिन वो दोनों को जोड़ दिया उसने, और वो महिलाओं की सिंपैथी लेने के लिए, महिलाओं के वोट लेने के लिए एक नया मामला खड़ा कर दिया, और 2 दिन का सेशन बुला लिया। दूसरा सेशन है, कल की बहस आपने देखी है, आज भी देखिए। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को बरगलाना जानती है, और बाद में अगर वो जो वायदे जो भी करेंगे, बाद में कह देंगे ये तो चुनावी जुमला था। कितने चुनावी जुमले इनके हुए, आज तक किसी जनता ने विरोध प्रदर्शन करके पूछा है? ये नोएडा में क्या हो रहा है? जनता क्या इस पे, ये जनता खड़ी हो गई है? लीजिए, लेबर वाले, मजदूर तबके के लोग ही खड़े हो गए हैं, और महत्वपूर्ण मुद्दे पे खड़े हुए हैं कि आप बुनियादी उनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर क्या सरकार क्या कर रही है? जो आवाज उठा रहे हैं उन्हीं को जेल में डाल दो। कितने लोगों को अरेस्ट करके बंद कर दिया। सरकार में अनिल राजभर ने तो सीधा पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ दिया है, कह दिया कि तो पाकिस्तान से कनेक्शन हो सकता है, जांच कराएंगे। तो आप सोचिए ना कि कितना महत्वपूर्ण मंत्री है कि इधर मामला शुरू हुआ और उसके पास उसका सूचना तंत्र इतना मजबूत है कि उसको तुरंत खबर आ गई, तुरंत उसने जांच कर ली कि इस मामले में पाकिस्तान का हाथ है। ये मजदूर तो मूर्ख हैं, इनको तो पैसे की जरूरत है नहीं, इनको कोई तकलीफ है नहीं, वो तो अमेरिका यहाँ आके कर रहा है, और पाकिस्तान यहाँ आके कर रहा है। तो पाकिस्तान तो हमसे बहुत आगे है कि हमारे देश में आके वो इस तरह की चीजें कर रहा है। तो हमारी सुरक्षा कहाँ है? हमारी सिक्योरिटी कहाँ है? हमारा सिस्टम कहाँ है? तो ये वो तो अपने ऊपर ही उंगली उठा रहे हैं। उस मूर्ख मंत्री को यही नहीं पता कि वो उंगली अपने ऊपर ही उठा रहा है। अरे भाई, पुलिस प्रशासन जांच करेगा, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि दूसरा देश जो है, दूसरे देश में हलचल करने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह की चीजें कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या जांच हो गई है? क्या रिजल्ट आ गया है? क्या या मंत्री जी का अलग कोई तंत्र काम कर रहा है कि मंत्री जी को तुरंत आ गया और उन्होंने बयान दे दिया? तो ये इस तरह के मूर्ख मंत्री भी भारतीय जनता पार्टियों में कमी नहीं है इनकी, और यही इस तरह की परेशानियां और प्रॉब्लम बढ़ाते हैं। और जो जेन्युइन मुद्दे हैं उस पर ना इनको पता है, ना ये बोलते हैं। तो इसीलिए ये चीजें चल रही हैं। अब ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये लोग कैसे सड़कों पे उतरे हैं, और वो कब तक सड़कों पे उतरेंगे? लेबर क्लास लोग हैं, कितने दिन सरवाइव कर पाएंगे वो? इनकी कैसे इनकी मदद की जाए, कैसे हम करें? हम उस पर विचार नहीं कर रहे हैं, हम उसको डाइवर्ट कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान आ गया यहाँ पे, क्योंकि बिना पाकिस्तान के, बिना मुसलमान के इनका काम चलता ही नहीं है। तो जब तक पाकिस्तान पर अटैक ना हो जाए, जब तक मुसलमान पर अटैक ना हो जाए, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री, संतरी, कार्यकर्ता, नेता कोई भी हो, उसका मामला ठीक होता नहीं है। तो ये तो इनकी पुरानी परंपरा है। जी बिल्कुल, इनकी पुरानी परंपरा है, और ये भी परंपरा रही है कि जब भी सरकार से सवाल किया जाए, किसी भी चीज को लेकर के मांग करें, चाहे आम पब्लिक हो या फिर मजदूर वर्ग, जैसे कि अभी इस वक्त सवाल करें, तो सीधा उन्हें देशद्रोही करार कर दिया जाए। जैसे हमने देखा किसान आंदोलन में भी उन्होंने सीधा खालिस्तानी कह दिया उन सभी किसानों को। फिलहाल मुद्दा यही घूम फिर के लौट कर आता है कि हिंदू धर्म और जिस तरीके से पाकिस्तान का कनेक्शन आपने जिक्र किया कि इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। क्या ये रणनीति आगे इसी तरह भाजपा की चलती रहेगी? आपको क्या लगता है? क्या आगे जो चुनाव आ रहे 2027 का उत्तर प्रदेश की बात कर ले या फिर आगे भी जो चुनाव आ रहे हैं, उनमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा? क्या भाजपा से अब जनता सच में त्रस्त आ चुकी है? क्योंकि सड़कों पर भारी हुजूम देखने को मिल रहा है, मजदूर वर्ग काफी गुस्से में है। वो यही कह रहे हैं कि अगर सवाल पूछो तो सीधा अब ये देशद्रोही की श्रेणी में कैसे आ जाता है जब भी सरकार से सवाल पूछो तो? देखिए आकांक्षा, अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम तामझाम है, और तमाम षड्यंत्र उनके पास हैं, तमाम चीजें उनके पास हैं, तमाम एजेंसियां उनके पास हैं, उनका प्रयोग करके वो चुनाव जीतने का काम करते रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें एक लिमिट तक होती हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का आपस में ही वार चल रहा है दिल्ली लखनऊ का, उसमें बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। और दूसरा चीजें ये है कि जैसे आपने नोएडा में देखा, नोएडा भी उत्तर प्रदेश में आता है। आप चाहे अयोध्या का मामला देखें, चाहे बनारस का मामला देखें, वहां पे जिस तरह की चीजें चल रही हैं, तो जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत नाराज हैं। और अगर नाराज नहीं होते तो अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं हारती।
तो इसलिए माहौल तो बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव जीतने के तमाम हथकंडे हैं और उनके तमाम नेता कार्यकर्ता जिस प्रकार से पार्टी को जिताने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, लगाते हैं, दूसरी कोई पार्टी टिक नहीं पाती है उनके सामने। अब मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का है। उन्होंने जो पीडीए का फॉर्मूला लिया है, वो अच्छा चल रहा है। अब वो कब तक चलता है, कहाँ तक पहुंचता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सहजता से इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन कितना वोट विपक्ष को जाएगा, विपक्ष कितनी मेहनत करेगा, कहाँ तक ये माहौल बना रहेगा, इसके लिए आपको लगभग 1 महीने का इंतजार करना होगा। क्योंकि वेस्ट बंगाल का चुनाव होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की जितनी सेना, लाव लश्कर और सब कुछ है, वो सब शिफ्ट करेंगे यूपी में और उसके बाद यूपी का घमासान होगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार के पैटर्न पे ही योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है और चुनाव जीतने के बाद इनको अलग करना चाहती है। उस तरह के तमाम षड्यंत्र भी भारतीय जनता पार्टी में आपस में ही चल रहे हैं। आप देखेंगे कि योगी के खिलाफ चीजें चल रही हैं। वो 2-2 डिप्टी सीएम बने हुए हैं। वहां पे बड़ी वॉर चल रही है। अभी आपने पिछले दिनों देखा कि एक वो महाराज आ गए, नए महाराज आए हैं, ब्रह्मचारी आशुतोष ब्रह्मचारी, वो डिप्टी सीएम के ऊपर ही एफआईआर कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एफआईआर की है शंकराचार्य जी के ऊपर। तो इतने महत्वपूर्ण संत आ गए हैं वो कि संतों को ही जो है दबाए फिर रहे हैं। तो ये कहाँ से उनको एनर्जी आ रही है इतनी, कौन उनको इतनी एनर्जी दे रहा है, इतनी पावर दे रहा है? अगर कोई दूसरा व्यक्ति हो, क्या वो मुख्यमंत्री के ऊपर इल्जाम लगा सकता है? क्या वो शंकराचार्य के ऊपर इल्जाम लगा सकता है? तो ये ताकत इनको कहाँ से आ रही है? दूसरा क्या है कि दूसरी जो दिल्ली की लड़ाई है, दिल्ली के लोग दूसरे हैं, वो योगी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, योगी के लोग इनके ऊपर कर रहे हैं। तो ये जो आपसी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की है, ये हो सकता है कि बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कर दे, या भारतीय जनता पार्टी समय रहते अगर ठीक कर लेती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को हराना या उसको कमजोर करना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन माहौल जो बना हुआ है उसमें विपक्षी दल कैसे करते हैं, कांग्रेस की क्या नीति रहती है, बाकी जो दूसरे दल आ रहे हैं वो कैसे करते हैं। क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस भी चाहती है कि जो स्थानीय दल हैं, छोटे दल हैं, वो खत्म हो और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर कांग्रेस अकेली ले। अब कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में फायदा कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो वो चाहेगी कि अकेली चुनाव लड़े। अगर अकेली लड़ती है तो जो अखिलेश का और कांग्रेस का अभी तक गठबंधन है और वो गठबंधन चल पाता है कि नहीं चल पाता है, वो भी देखना होगा। क्योंकि आपने देखा कि बिहार में भी कांग्रेस का और आरजेडी का गठबंधन था। लास्ट तक उनकी सहमति चीजों पे नहीं बनी और उसका नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार को उसका फायदा हुआ। अब नीतीश कुमार तो मोहरा थे, चेहरा थे और भारतीय जनता पार्टी को अपने व्यक्ति को सीएम बनाना था, उन्होंने बनाया सम्राट चौधरी को, पहले ही कह दिया था उन्होंने। तो इसलिए इसी तरह का एक जो चक्र है वो उत्तर प्रदेश में चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अब वो उसमें कितना आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, वो तो समय ही बताएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करती है, हिंदू मुसलमान को लेकर के देश को तोड़ने की रणनीति अपनाती रहती है, वहीं एक और वो कहती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नीतीश रानी जैसे मंत्री हैं जो कि कहते हैं कि सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में सिर्फ हिंदुओं को ही नौकरी दी जाए, तो वहीं दूसरी ओर इसी भाजपा की सरकार में जहां पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के, वहां पर शंकराचार्यों पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है, उनको शंकराचार्य होने का उन्हीं से प्रमाण मांगा जाता है। फिलहाल भाजपा का ये दोहरा चरित्र जिस तरीके से एक्सपोज दिन ब दिन होता जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? आप इसको लेकर के क्या सोचते हो? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगर ये खबर पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।